दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम लेकर आए हैं औपनिवेशिक शहरों से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? आपको बताना, हिंदू धार्मिक केंद्र थे, शिल्पकला केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे, बंदरगाह नगर थे। तो इसका राइट आंसर देना है। तो जिसका जो राइट आंसर है हिंदू धार्मिक केंद्र। कौन से? मद्रास के माइलापुर और ट्रिप्लिकेन स्थान हिंदू धार्मिक केंद्र थे, इसका ही राइट आंसर है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना आप एक्सप्लेनेशन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना कब हुई थी? 1915 में, 1856 में, 1773 में, 1911 में। आपको इसका राइट आंसर देना है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला 1773। 1773 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? कलकत्ता में। उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, आते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पहली स्विंग व्हील और वीविंग मिल की स्थापना कहाँ और कब की गई? पहली स्पिनिंग व्हील और वीविंग मिल की स्थापना कहाँ की गई? बम्बई में, कलकत्ता में, कानपुर में, मद्रास में। पहले आपका सिटी का नाम याद होना चाहिए। शहर का नाम क्या होगा आपके हिसाब से? आप बताइए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है बम्बई, 1857। बम्बई मुंबई का एक पुराना नाम है जिसको बम्बई बोलते हैं, और 1857 में हुई थी पहली स्पिनिंग व्हील और वीविंग मिल की स्थापना। ठीक है, इसके आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये, एसएससी, पीएससी, पीसीएस, रेलवे में काफी बार आया हुआ कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1857 में हुई थी। 1857 में कहाँ हुई थी? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ये प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे अंग्रेजों की 3। ठीक है, अब आते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? ये बहुत ऐतिहासिक क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया कि दिल्ली राजधानी कब बनी थी सबसे पहले? 1910, 1912, 1915, 1911। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है 1915 में। दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1915 में बनी थी। आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मेंशन करना है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम पे अंग्रेज गवर्नर कौन थे 1915 में। इसका आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके छठवें क्वेश्चन पे कि 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? कौन सी शैली में बनाया गया है गेटवे ऑफ इंडिया? गुजराती शैली, मालवा शैली, न्यू क्लासिकल शैली या नवगाथिक शैली? इसका आंसर आपको देना है। इसका जो राइट आंसर क्या है मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर गुजराती शैली में बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया। और कब बना था? 1911 में। कब? 1911 में बना था गेटवे ऑफ इंडिया। एक बार पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रहा कि राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया तथा इसके परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया। जमशेदजी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल का निर्माण भी करवाया। कौन है? जमशेदजी टाटा ने बाद में ताजमहल होटल का निर्माण भी करवाया है। अब आते हैं इसके सातवें क्वेश्चन पे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोप दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है? मतलब भारतीय शैली भी हो जिसमें यूरोपीय शैली भी हो, ऐसी कौन सी शैली है? गाथिक शैली, इंडो सार्सेनिक शैली या नवगाथिक शैली या न्यू क्लासिकल शैली? इसका आंसर आपको देना है। तो जो इसका जो राइट आंसर है इंडो सार्सेनिक शैली। इंडो से इंडिया, सार्सेनिक से यूरोपीय। तो इंडो सार्सेनिक शैली से दोनों में विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषता देखने को मिलती है। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सार्सेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। ठीक है, अब आते हैं इसका हम आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और आपके सामने ये रहा कि अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नवगाथिक शैली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है उस सही कथन के बारे में बताएं कौन से कथन सही है। केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड? आप एक बार पढ़ लीजिए। ऊंची उठी हुई छतें, नौकदार मेहराब और बारी के साथ सज्जा, इस शैली का उद्गम गिरजाघरों में हुआ था और बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इस शैली में हुआ था। आपको इसका राइट आंसर देना है। राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर वो तीनों इसके राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके सही है। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नवगाथिक शैली में ऊंची उठी हुई छतें, नौकदार मेहराब
और बारीक साज सज्जा इसकी प्रमुख विशेषता थी। इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ, जो ब्रिटिश के जो गिरजाघर थे वहां से इसका उद्गम हुआ, और बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इस शैली में किया गया। उल्लेखनीय के सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसी इमारतों का निर्माण इस शैली में किया गया। इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनल है, जो कि ग्रेट इंडियन पेनिसुलन रेलवे कंपनी को स्टेशन और मुख्यालय द्वारा करता है। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नव शास्त्रीय तथा न्यू क्लासिकल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन के बारे में आपको बताना है। इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया गया। इस शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित है। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया। आपको सही आंसर बताना है, कौन सा इसका सही आंसर है। बिल्कुल आप बताइए क्या आंसर है इसका। आंसर आप बताइए क्या आंसर इसका। इसका आंसर है तीनों बिल्कुल सही है कि इसमें फूल पत्तियों का चित्रों का प्रयोग हुआ, इसमें रोम की भवनों के निर्माण शैली से प्रेरित है, और तीसरा इसमें अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर का इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक बार इसको आप पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो इसको आप पढ़ लेना, और हमारी वीडियो को आप लाइक कर देना ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहें। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार पेपर में आते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए आप। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेज ने भारत का सरताज कहा। भारत का सरताज मतलब अर्बस प्राइम इन इंडिया। आपको इसका आंसर देना है सूरत, बंबई, मद्रास, बंगाल। आपको इसका आंसर देना है। क्या आंसर इसका आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर क्या है, बंबई। बंबई कहा था भारत का सरताज, क्योंकि अंग्रेजों कंपनी भी यहाँ पे थी बंबई में। ठीक है, इसका ये बंबई राइट आंसर है। एक बार पढ़ लेते हैं। 1869 में, कब 1869 में सुएज नहर का खोला गया। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किस सागर को किस सागर से जोड़ती है सुएज नहर। 1829 में सुएज नहर का खोला गया, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था से बंबई के संबंध मजबूत हुए। बंबई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस सब सरकार लाभ उठाते हुए बंबई को सरताज, भारत का सरताज शहर घोषित किया गया। ठीक है, कि ये समुद्र के बहुत पास में था और सुएज नहर से व्यापार बहुत आसान हो गया था, इसलिए इसको भारत का सरताज कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ब्रिटिश कालीन बंबई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। यह 7 टापुओं को मिलाकर बना था। यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करता था। आपको बताना कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। केवल फर्स्ट सेकंड, केवल थर्ड या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों इसके सही आंसर है। आपको इसका आंसर देना है। तो जैसे ही आपको बताओगे कि मुंबई 7 टापुओं से मिलकर बना हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। और सेकंड है भारत की आर्थिक राजधानी थी, बिल्कुल सही बात है। अभी भी आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई ही है। और थर्ड इसका ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन के द्वारा अफीम निर्यात किया है, बिल्कुल सही। इसलिए इसका आंसर है 4 नंबर का फर्स्ट सेकंड या थर्ड। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। अब आते हैं इसके 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है लॉटरी कमेटी के गठन का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लॉटरी कमेटी नगर नियोजन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा या पुलिस सुधार। आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है नगर नियोजन। लॉटरी कमेटी गठन हुआ था नगर नियोजन के लिए हुआ था। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेते हैं। लॉटरी कमेटी गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था। इसका नाम लॉटरी कमेटी इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। मतलब लॉटरी बेचकर मतलब नगर नियोजन के लिए पैसों की व्यवस्था होती थी। अर्थात शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार अपितु नागरिकों की भी थी। ठीक है, अब आते हैं हम इसके 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। ऐसा कौन सा था। कॉर्नवालिस, डलहौजी, वेलेजली या हार्डिंग। आपको इसका आंसर देना है, जिसका जो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है वेलेजली। बेलेजिंग क्या होता है, नगर नियोजन के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए थे नगर नियोजन के लिए। ठीक है, वेलेजली। ठीक है, अब आते हैं एक बार इसको पढ़ लेते हैं। गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक विचार बन गया। ठीक है, अब आते हैं इसके हम 14वें क्वेश्चन पे। तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। पेट शब्द आपको तमिल भाषा में। फर्स्ट है बस्ती, सेकंड है व्यापारिक नगर, थर्ड है शहर और चौथा है गांव। इसका आपको राइट आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर है बस्ती। बस्ती के लिए पेट शब्द का प्रयोग होता है, बस्ती।
तमिल में पेट शब्द का प्रयोग बस्ती के लिए किया जाता है, जबकि पुरम शब्द का आपके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है कालीघाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कलकत्ता, मद्रास, तमिलनाडु, गुजरात। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप वैसे ही बता देंगे, इसका जो राइट है कलकत्ता, कालीघाट, कालीघाट चित्रकला से इसका संबंध है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। कालीघाट चित्रकला का संबंध कलकत्ता से था। कालीघाट चित्रकला का उद्गम 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ माना जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों की चित्रण विशेषता देखने को मिलती है। और कालीघाट में ही महाकालिका मंदिर भी है। ठीक है, अब आते हैं इसके 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मद्रास में पेरियर तथा बन्नियार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला है राजा के सामंतों का समूह जो बाद में अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए, उनको पेरियर या पन्नियर कहा गया। सेकंड, गरीब कामगार वर्ग। थर्ड, संपन्न शहरी वर्ग जिसका व्यापार पर एकाधिकार था। फोर्थ, ऐसा वर्ग जिसे स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी दोनों की समझ थी। आपको इसका आंसर देना है। तो जो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है गरीब कामगार वर्ग, पेरियर या पन्नियार, वन्नियार। ठीक है, इसका सेकेंड वाला सही आंसर है। मद्रास में पेरियर तथा वन्नियार का संबंध गरीब कामगार वर्ग से था। ठीक है, अब आते हैं इसके हम 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है मद्रास में वेल्लालार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? किसान वर्ग, शिल्पी वर्ग, स्थानीय ग्रामीण जाति या कर एकत्र करने वाला विशिष्ट समुदाय। आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है स्थानीय ग्रामीण जाति को कहा जाता है वेल्लालार। ठीक है, इसका थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है कि मद्रास में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले सभी वेल्लालार ही थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार तेलुगु कोमाटी समुदाय मद्रास में एक ताकतवर व्यवसायिक समुदाय। ठीक है, अब आते हैं इसका 18वें क्वेश्चन पे। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है, कौन से कथन सही हैं। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। सेकेंड, अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों से खरीदा था। और थर्ड, डच प्रतिद्वंदी के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। आपको इसका राइट आंसर देना है। राइट आंसर आप दीजिए। इसका जो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आप कीजिए। मैं बता देता हूँ कि यहाँ से डच प्रतिद्वंदी के कारण नहीं, फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी के कारण मद्रास को किलेबंद करना पड़ा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है इसके। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजों ने 1639 में पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम मद्रास में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की। इसलिए कथन फर्स्ट सही है। चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों कला हस्ती के नायकों से खरीदा था। फ्रांसीसी कंपनी का प्रतिद्वंदी कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। वो 1761 में फ्रांसीसी हार के बाद मद्रास स्वच्छत हो गया। कब हुई थी यार? 1761 में। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप इसको मेंशन कीजिए कि जो यूरोपीय कंपनी आई उनका सीक्वेंस आप कमेंट में मेंशन कीजिए। कौन सी कंपनी पहले नंबर पे आई थी और कौन सी लास्ट वाले पे। ठीक है, अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कमेंट में करने से आपको चीज़ें याद बनी रहती हैं और आपको वीडियो भी याद बना रहता है कि हमने कौन सा क्वेश्चन कब पढ़ा था। ठीक है, इसलिए कमेंट आप मेंशन जरूर कीजिए वीडियो में, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? पणजी, मछलीपट्टनम या मसूरीपट्टनम, मद्रास, सूरत। आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर क्या? अंग्रेजी कंपनी का व्यापार गतिविधि प्रथम केंद्र सूरत। सूरत कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत था। ठीक है, अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि विनोदिनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित है? विनोदिनी दासी राजनीति, रंगमंच, चित्रकला, गायन। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है रंगमंच। विनोदिनी दासी का संबंध है रंगमंच से। आपके सामने ये रहा कि विनोदिनी दासी 1863 से 1941 का संबंध बंगाली रंगमंच से था। उन्होंने स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। यह थिएटर कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना जाता है। उन्होंने आमार कथा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमार कथा किसकी है? तो ये विनोदिनी दासी की। ठीक है,
अब आते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लेडियन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। आपको इसका राइट आंसर बताना है शिल्पकला, भवन निर्माण, चित्रकला, नेत्रकला। क्या है? पल्लेडियन शैली, पल्लेडियन शैली। आपको इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? भवन निर्माण शैली संबंधित है। भवन निर्माण शैली इसका पल्लेडियन शैली का। ठीक है, अब पढ़ लेना। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों के ने निजी मकान बनाने प्रारंभ कर दिए, जिसमें ज्यादातर मकान पल्लेडियन शैली के थे, जिसमें गर्मी से बचने के लिए खंभों के सारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे। अब आते हैं इसके 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है। राइटर्स बिल्डिंग बहुत बार पेपर में आया हुआ और बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है जो 1% बच्चों से नहीं बनते, क्योंकि पेपर में उन्हीं से सिलेक्शन होता है। तो इसका आप आंसर दीजिए। मुंबई, कोलकाता, मद्रास या गुजरात। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर है? राइटर्स बिल्डिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो कलकत्ता। कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता स्थित अंग्रेजों का दफ्तर था। यहाँ राइटर्स का आशय क्लर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते का संकेत था। ठीक है, अब आते हैं 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित हैं, आपको ये बताना है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता, फोर्ट विलियम बम्बई। केवल आपको बताना कौन सा सम्मिलित है। इसका जो राइट आंसर है दोनों सम्मिलित नहीं है, क्योंकि फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम कोलकाता में था। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था और फोर्ट विलियम कलकत्ता में था। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम था। मुंबई स्थित फोर्ट ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, बस्तियां थी अंग्रेजों के टाइप से, कि जिसको नाम दे दिया था फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया। अब ये तो आप मानते होंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सर्वेक्षण गठन कब किया गया। जो मुख्यतः जो मैप है, जो नक्शे हैं, जो सर्वे ऑफ इंडिया ही बनाता है। ठीक है, 1875, 1880, 1878, 1901। आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है 1880। दोस्तों हमें पता है आपने ऐसे क्वेश्चन अभी सुने भी नहीं होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप जरूर पढ़िए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा आप देखिए। हमारी सीरीज कंटिन्यू आपके सामने आ रही है इसकी। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया गठन 1878 में किया गया। इसका सर्वेक्षण नक्शे तैयार करना था। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं अपने 25वें क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इनको आपको सम्मिलित करना है। सम्मिलित कीजिए। पणजी, मछलीपट्टनम, मद्रास और पांडुचेरी। आपको पता है कहाँ से पे कौन सी कंपनी थी, इसे पता ही होगा। मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट दोस्तों। ओके, कोड ABCD आपको मिलाना है। अच्छा, ABCD को आपको आपस में मिलाना है। तो मैं आपको सामने बता देता हूँ सम्मिलित कि पणजी में उस टाइम पे थे पुर्तगाली। बिल्कुल सही है, पुर्तगाली कहाँ पे थे? पणजी में थे। मछलीपट्टनम में थे डच। मछलीपट्टनम में कौन थे? डच थे। ठीक है, और मद्रास में कौन थे? मैं बता देता हूँ। मद्रास में थे अंग्रेज उस टाइम पे, और पांडुचेरी में थे फ्रांसीसी। ठीक है, एक बार इसको आप मिला लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेकेंड वाला होगा 1432। 1414 मछलीपट्टनम में डच, 32 अंग्रेज, मद्रास में, पांडुचेरी में फ्रांसीसी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि पणजी में पुर्तगाली थे 1510 में, मछलीपट्टनम में डच 1605 में, मद्रास में अंग्रेज 1639 में, और पांडुचेरी में फ्रांसीसी 1673 में। यहाँ पे कारखाना थे और ये ईयर दिए गए हैं कब स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। जनगणना कब शुरुआत हुई थी? 1872, 1878, 1889 और 1870। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जनगणना शुरुआत हुई 1872 में, लेकिन हमारी पूर्ण सिस्टमेटिक जनगणना कब हुई थी आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो 1881 है, पूर्ण जनगणना। उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नर कौन थे ये आपको मेंशन करना है कमेंट में याद से। यदि आप पे नहीं बनता है तो एक बार गूगल कीजिए, कमेंट में से जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन याद बना रहेगा। ठीक है, अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1858 में हुई थी। इसमें भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। अब कौन सही कथन कौन सी आपको ये आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका केवल मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो केवल थर्ड वाला इसका सही आंसर है, केवल तीसरा। आर्थिक गतिविधि केंद्र का परंपरागत शहरों से दूर बनाना है। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है।
मैं भी चाहूँ आपको बता दूंगा, पर इसका आंसर आपको कमेंट में आंसर करना। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी और किन दो शहरों के बीच रेल चलाई गई थी और उसकी किलोमीटर कितने दूर चला गई थी, कितने किलोमीटर के बीच में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहें। आपको हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।